जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू IAS विद हरि मोहन एंड इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज़। दोस्तों, इस टाइम पर जिस तरीके से मोदी जी लगातार चर्चा में बने हुए हैं, अमेरिका के विजिट में है, कोई एक बड़ा सेक्शन जो है वो पक्ष में है, कोई बड़ा सेक्शन विपक्ष में है। हालत इस तरीके से हो रखी है कि जिसे कहते हैं ना कि ये दौरा कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक है, ज़्यादा ही स्पेशल है। अब कौन पक्ष में कौन विपक्ष में ये तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन एक बात कि इस टाइम पर अमेरिका के लिए मोदी जी एक बड़ा चैलेंज बने हुए हैं। और क्योंकि वो चैलेंज ऐसा चैलेंज नहीं है जिसे डायरेक्टली आप चैलेंज ओपनली चैलेंज कर सके, जैसे कि चाइना के शी जिनपिंग को बाइडन ने डिक्टेटर कह दिया और चाइना उबला उबला फिर रहा है, उछलता उछलता फिर रहा है और शोर मचा रहा है कि ये होगा वो होगा। नहीं, इंडिया के साथ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चैलेंज है। कैसे चैलेंज है उसे समझिए। देखिए, क्या होता है ना कि जब आप किसी के साथ रिलेशन में आते हैं, किसी भी तरीके का रिलेशन होता है, सोशल रिलेशन खासकर, तो या पार्टनरशिप होती है या अलाइज होते हैं या कॉपरेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कुछ भी होता है। तो ये नेचुरल सा फिनोमिना है कि आपके अंदर और उसके अंदर एक अंदर ही अंदर टसल चलती है। वो अपने अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, और आप भी उन्हीं प्रिंसिपल्स पर या उन्हीं बिहाफ पर उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी रिलेशन के अंदर। अमेरिका के साथ भी ऐसा ही है। मैंने एक वीडियो बनाई कि दोस्त भी दुश्मन भी। उसमें मैंने बताने की कोशिश करी कि इंडिया की अमेरिका के साथ कभी भी हिस्ट्री में ज़्यादा सी बनी नहीं है, क्योंकि जियो स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखेंगे तो अमेरिका को इंडिया से ज़्यादा पाकिस्तान इंपॉर्टेंट लगा और अमेरिका को इंडिया से ज़्यादा चाइना इंपॉर्टेंट लगा। तो मजबूरी ही सही इंडिया को USSR के कैंप में जाना पड़ा। अब क्योंकि इंडिया की नज़र में इंडिया जो इंपॉर्टेंस डिज़र्व करता है वो इंपॉर्टेंस इंडिया को नहीं मिली, वो इंपॉर्टेंस ज़रूरत से ज़्यादा पाकिस्तान को मिली, वो कॉपरेशन ज़रूरत से ज़्यादा पाकिस्तान को मिला। और इसी वजह से इंडिया की अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करने की जो एक टसल है, उसकी वजह से इंडिया और अमेरिका की कभी भी ज़्यादा सी नहीं बनी। वहीं अगर अमेरिका को देखें तो अमेरिका के इंटरेस्ट कभी भी किसी भी कंट्री को पार्टनर बना के या उसके साथ खड़े होकर साथ खड़े होने में अमेरिका की कभी भी जो फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट है वो पूरे होते ही नहीं। अमेरिका टिपिकली एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और कैपिटलिस्ट कंट्री होने की वजह से अमेरिका हमेशा किसी भी देश को एज अ कस्टमर या अलाई की फॉर्म में देखता है। कस्टमर यानी आप पहले वो अलाई की फॉर्म में देखेगा, यानी दोस्त बनाएगा और कोशिश करेगा वो दोस्त बनाकर आपको या उस पर्टिकुलर फ्रेंडली सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्री को अपना सामान बेचेगा। उसमें भी अमेरिका उस फ्रेंडली कंट्री का कभी भी सगा नहीं रहा। वो टाइम टू टाइम कमोबेश कभी भी अमेरिका जो है वो उस पर्टिकुलर देश को हड़काता रहेगा, दबाए रखेगा, उसकी हल्की हल्की आर्म्स ट्विस्ट करे रखेगा, प्रेशर क्रिएट करे रखेगा और उसे हमेशा थोड़ा बहुत सही परेशान किए रखेगा और अपनी लड़ाइयों के बर्डन कैसे ना कैसे करके उन पे लाद देगा। जैसे अगर हम देखें अमेरिका का एक सबसे बड़ा खेल, अगर हम देखते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा खेल क्या है, तो यहां आपको दिखाई देगा कि भाई असलियत में अमेरिका ने बहुत ही तरीके के साथ जो नाटो बनाया, शुरू में अगर आप देखेंगे तो नाटो की सच में जरूरत लग रही थी। क्यों लग रही थी? क्योंकि नाटो जो है वो USSR का जो अटैक होता या इन्वेजन होता इस सर्कल वाले कंट्रीज पर, उनके अगेंस्ट एक अलाइज की फॉर्म में खड़ा हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं है और वो अच्छा भी है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान वॉर की, तो अमेरिका अपने साथ पूरे सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज या नाटो कंट्रीज को ले आया। इसी तरीके से अगर बात करें इराक वॉर की, तो अमेरिका अपने साथ सबको ले आया। सीरिया के अंदर तक आते आते नाटो कंट्रीज जो थे वो दबाव में आ गए।
वही हाल आज के दिन अगर हम देखें तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं इस नाटो के एक्सपेंशन को लगातार आगे बढ़ाया और यूक्रेन के अंदर अभी तक जो लड़ाई पड़ोस में या दूर चल रही थी, यानी जो लड़ाई या तो अफगानिस्तान में चल रही थी, इराक में, सीरिया में, कोरिया के अंदर, वियतनाम में, इजिप्ट, लीबिया, ट्यूनीशिया, सूडान, इथोपिया के अंदर, अब वो सारी की सारी लड़ाई जो है यूएसएसआर के साथ यूरोप के दरवाजे पर लाकर खड़ी कर दी है और ये समझाने की कोशिश करी है कि रशिया जो है वो आपका सबसे बड़ा एनिमी है। अगर हम 2013 के आसपास तक देखें तो यूरोपियन कंट्रीज ने मानना शुरू कर दिया था कि रशिया उनका दुश्मन नहीं है, लेकिन अब सीधे तौर पर रशिया को उनका दुश्मन प्रूव कर दिया गया है और यूक्रेन वॉर स्टार्ट कर दिया गया है। इससे बेनिफिट क्या होगा? यूक्रेन वॉर के बाद अगर आप अमेरिकन कंपनीज का डाटा उठाकर देखेंगे, जो खासकर वेपन इंडस्ट्री है उसका, तो खासकर ये तीन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड से लेकर रोमानिया तक के जितने भी देश हैं, वो अपनी वेपन्स तो बनाते नहीं हैं, तो उन्होंने अमेरिकन वेपन्स को परचेज करना शुरू कर दिया। यहां तक कि पोलैंड ने तो यूक्रेन को अपने मिग 21 और मिग जो फाइटर जेट्स जो रशियन एरा के थे वो सारे के सारे यूक्रेन को दे दिए और अमेरिका को कहा कि साहब हमें F-35 दे दो। अमेरिका तो चाहेगा F-35 या F-16 बिके, अमेरिका बेच रहा है और ये लोग खरीद रहे हैं। तो यानी अमेरिका यहां पर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि अपने दोस्तों को अमेरिका एज अ कस्टमर की तरह इस्तेमाल करता है। मैं बार बार कह रहा हूं। और रही बात यही कि ये जो बिहेवियर है ये, अच्छा अमेरिका जो है इसके लिए सबसे पहला कौन सा इंटरेस्ट है? तो अमेरिका के लिए दुनिया में सबसे पहला इंटरेस्ट अगर कोई है तो वो है अमेरिका खुद। अमेरिका के लिए अमेरिका के इंटरेस्ट के अलावा इस दुनिया का कोई भी इंटरेस्ट मायने नहीं रखता। जैसे रशिया है, रशिया ने बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि अपने इंटरेस्ट को पीछे रख के इंडिया जैसे देशों की मदद करी। ऑल वेदर फ्रेंड कहो या एक कहें ट्रस्टवर्दी फ्रेंड कहो, स्ट्रांग फ्रेंड कहो, उस फॉर्म में हमेशा रशिया आगे बढ़ा, अमेरिका कभी नहीं बढ़ा। अमेरिका कब किस देश को कहां छोड़ के भाग जाए पता नहीं। इससे अंदाजा लगाकर देखिए कि 2001 के अंदर अमेरिका तालिबान से लड़ने के लिए घुसता है, 20 साल बाद 2021 के अंदर अमेरिका उसी तालिबान को सत्ता देके चुपचाप बाहर भाग जाता है। सोच कर देखो, 20 साल सिर्फ इसलिए लड़े कि सत्ता की चाबी तालिबान को पकड़ानी है। असलियत में वो लड़ाई थी ही नहीं। असलियत में लड़ाई थी कि एक लड़ाई में अपने आप को एंगेज रखना ताकि पार्टनर्स जो हैं वो हथियारों की डिमांड बनाए रखें और अमेरिकन इकोनॉमी खुद हथियारों की डिमांड बनाए रखे। यहां पर अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज में या फॉर्म में इंडिया आकर खड़ा हो जाता है। समझे? अब आप कहोगे इंडिया का क्या डिफरेंट मैटर है? आप रोज सुनते होगे कि कभी इंडिया को ऑफर मिला नाटो प्लस में शामिल हो जाओ, कभी क्वाड में शामिल हो जाओ, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, हर रोज कोई ना कोई ऑफर मिलता रहता है। इंडिया चुप बैठे बैठे, हाँ बताता हूं। जब चाइना के साथ इंडिया की लड़ाई हुई, गलवान क्लैश हुआ, तब पूरा का पूरा यूरोप और मेनली अमेरिका, हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं, इंडिया के साथ हैं। और पता लगा यूरोपियन कंपनीज, खासकर अमेरिकन कंपनीज इंडिया आई और कहते हैं जी हथियार ले लो। यहां मुझे मेरा प्रधानमंत्री स्ट्रांग दिखाई देना चाहिए, यहां मेरा प्रधानमंत्री मजबूत दिखाई देना चाहिए, यहां हमारी सरकार जो है वो डिसीजन करती हुई दिखाई देनी चाहिए और यहां पर अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करती हुई दिखाई देनी चाहिए। इसमें चाहे हम जवाहरलाल नेहरू को देखें और इसमें चाहे हम मोदी जी को देखें, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में से कोई भी किसी की गोद में जाके नहीं बैठा। ना तो जवाहरलाल नेहरू अमेरिका या रशिया यूएसएसआर की गोद में जाकर बैठे, उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट चलाया कि भैया पूरी दुनिया में वो सारे देश इकट्ठे हो जाओ जो इनमें से किसी के पिछलग्गू बनना नहीं चाहते। 120 देश आके खड़े हो गए। वही काम इंडिया कर रहा है। ग्लोबल साउथ के अंदर बॉस ऑफ ग्लोबल साउथ और लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ इंडिया डिक्लेयर कर रहा है और अब एक ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश कर रहा है।
इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू को हम भले ही कितनी गालियां बके, मोदी जी भी नेहरू जी की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि यार देखो, हमारे प्रधानमंत्री सारे के सारे अच्छे आए, गलतियां हर कोई करता है। आज से जो मोदी जी क्या गलती कर रहे हैं 20 साल बाद पता लगेगा, लेकिन गलतियां हर कोई करता है। अगर उन गलतियों को एक बार को हम सेपरेटली एनालाइज करें, मैं इग्नोर करने को नहीं कह रहा, अगर सेपरेटली एनालाइज करें तो लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने बहुत सारे मामलों में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और उसी का नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान अपने पैरों पर मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका इसीलिए अब एक टसल में, या यूं कहें, फंस चुका है। यह अमेरिका जवाहरलाल नेहरू से डील करते हुए भी ऐसे ही फंसा था, और यह अमेरिका इंदिरा गांधी से डील करते हुए भी ऐसे ही फंसा था, और यह अमेरिका हमारे जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उनसे डील करते हुए भी ऐसे ही फंसा था, और ये अमेरिका आज भी एग्जैक्टली ऐसे ही फंसा हुआ है। क्या था, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे अगर आप देखोगे तो कोल्ड वॉर शुरू हो रखा था, और पूरी ताकत के साथ क्या कहा गया कि भैया हमारे कैपिटलिस्ट ब्लॉक में शामिल हो जाओ। वो ये कह रहा है कम्युनिस्ट ब्लॉक में शामिल हो जाओ। इंडिया कहता है भाई साहब नाम बनाएंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट, जो मर्जी कर लो, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, यूरोप से भी दोस्ती है, और हमारी यूएसएसआर के कंट्रीज से भी दोस्ती है। जितना ईमानदारी से, या जितना ज़्यादा हमारा जो वर्क फोर्स थी हमारी वो अमेरिका जा रही थी, इंग्लिश बोल रही थी इसलिए, अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन वगैरह, वो उतने ही ताकत से इंडिया यूएसएसआर के साथ भी टेक्नोलॉजी खरीद रहा था, चाहे भिलाई का स्टील प्लांट लगाने वाला मामला हो जाए, शायद भिलाई है, राउरकेला है, कौन सा है, जो यूएसएसआर से। नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, अगर आप इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी से डील करते हुए भी निक्सन को इतनी ही प्रॉब्लम आई थी। सोचकर देखो, एक तरफ निक्सन ये कह रहा है कि पाकिस्तान को हथियार देंगे, लेकिन इंदिरा गांधी चुप रहे, और दूसरी तरफ यूएसएसआर जो है वो चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर नजर बनाए रखे हुए है। यहां पर इंदिरा गांधी को डील करने में अमेरिका और यूरोप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इंदिरा गांधी चुपचाप यूएसएसआर के साथ दोस्ती करती है, लेकिन अपनी शर्तों पर। ध्यान से, गोद में जाके नहीं बैठा कोई किसी के, दोस्ती करी, लेकिन भाई यहां पर इंदिरा गांधी मीन्स इंडिया इन अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। यहां पर दोस्ती के नाम पर इंदिरा गांधी जो है आगे गद्दी पर बैठती हैं या आगे पहुंचती हैं। यही चीज समझने वाली बात है, एग्जैक्टली यही चीज आपने और हमने समझनी है कि इंदिरा गांधी ने डील की, दोस्ती की, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ हम किसी वारसा पैक्ट या किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा हैं, उस टाइम भी नहीं कहा। आज भी मोदी यही तो कह रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि भैया क्वाड में शामिल हो जाओ, अमेरिका कह रहा है क्वाड में शामिल हो जाओ, अमेरिका कह रहा है क्या नाम है यूएसएसआर का क्रिटिसिज्म करो, रशिया का क्रिटिसाइज करो, दोस्ती तोड़ो। मोदी कह रहे हैं हाँ हाँ तोड़ रहे हैं, टेंशन नहीं है। रशिया भाई को फोन किया, पुतिन भैया जरा तेल भेजना, जरा बढ़िया सस्ता वाला। पुतिन भाई कहता लो जी अभी भेज दिया। और रही बात, दोनों की खूब लड़ाई हो रही है, लेकिन मान कोई किसी की नहीं रहा। आज भी तो वही हो रहा है। तो असलियत में हम अगर देखें, अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी की बात देखी जाए तो चाहे इराक के ऊपर इन्वेशन हो गया, चाहे अफगानिस्तान के अंदर इन्वेशन हो गया, अमेरिका ने जब भी दोनों तरफ इन्वाइट किया, इंडिया को कहा भाई साहब आप भी हमारा साथ दे दो। इंडिया कहता भाई हम नहीं करते, चुप बैठे हुए हैं। अमेरिका तिलमिला के रह गया, फ्रस्ट्रेट होके रह गया, लेकिन इंडिया ने किसी तरीके का ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जो कि इंडिया पर भारी पड़े। नतीजा क्या हुआ? नतीजा सिंपल सा ये हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने भी एक न्यूट्रल अप्रोच बना के चले कि हम किसी की तरफ नहीं है, भाड़ में जाओ। यही चीज आज के दिन है, और इसीलिए अमेरिका को मोदी एक चैलेंज लगता है। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, पता लगा गलवान वैली के अंदर अटैक हो गया, हथियार ले लो। मोदी कहता है लेंगे जी। हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं है हथियार नहीं लिए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग और अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। और अभी भी कोशिश ये करी, जैसे जनरल इलेक्ट्रिकल्स वाला मामला है कि वो हमें बहुत सारे वेपन्स की फॉर्म में इंजन देंगे। जैसे मैंने अभी देखा, वैसे तो मैंने पहले ही देख रखा था ये, लेकिन
अगर हम देखें तो इंजन की बात करते हैं तो AMCA फाइटर जेट इंजन हमारे को मिलेंगे, जिसमें जेट इंजन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आएगी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स बनाने में। जनरल इलेक्ट्रिकल्स जो है वो F414 इंजन और तेजस के मार्क 2 वर्जन के लिए भी तैयार हो गया है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर सोचकर देखो, ये ताकत ही तो है, और अपनी कंडीशंस पर बात मनवाने वाली बात है कि हमारी कंडीशंस पर ही काम होगा और कुछ नहीं। हमारी कंडीशंस पर ही काम होगा और कुछ नहीं होगा। ये सिंपल फिलॉसफी है। अब आप अंदाजा लगाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और एग्जैक्टली यही एक फिलॉसफी है जो हमें समझनी पड़ेगी कि असलियत में है क्या मामला यहां पर, समझे? तो इसीलिए अब प्रॉब्लम क्या है कि इस पे दबाव बनाए तो कैसे बनाए, क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट है, क्योंकि बीजेपी की फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट है। देखो, जब है ना मिलीजुली सरकार होती है ना, तो मिलीजुली सरकार के अंदर खास बात क्या होती है कि उसके किसी भी एक पार्टी को किसी भी एक तरीके का लालच देकर किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करवाया जा सकता है और कोई भी दूसरा मुद्दा उठवाकर सरकार के ऊपर दबाव बनवाकर सरकार को मजबूरी में सही कदम पीछे लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है, दबाव बनाया जा सकता है। यहां ऐसा नहीं है। यहां अगर आप देखोगे तो बीजेपी की सरकार क्योंकि फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट है तो इनको कोई समस्या ही नहीं है। ये कह रहे भैया देखो साफ बात है, हमारा जो मन करेगा हम वो करेंगे, जरूरी नहीं है हम तुम्हारी बात माने और उसी टर्म्स कंडीशंस पर माने जो तुम्हें लगती है कि सही है। इसीलिए ओपनली क्रिटिसाइज किया गया यूरोप को, ओपनली। ये एक सबसे बड़ा रीजन है। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम पर सोचकर देखिए, मोदी अमेरिका में है और बाइडेन साहब शी जिनपिंग को डिक्टेटर कह रही है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अब मेरा दोस्त आ गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मैं अपने दुश्मन को खुल के बताऊंगा कि तेरी ऐसी तैसी। ये सिचुएशन चल रही है अभी। दोबारा समझो क्या सिचुएशन है कि अब मेरा दोस्त आ गया, इंडिया से तो दोस्ती हो ही जानी है, और अब खुलकर चैलेंज किया जा रहा है बाइडेन को। इस माइंडसेट को समझो। लेकिन क्या मोदी इनके इस जाल में फंस रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि भाई पक्का गुजराती है बंदा, जिसे कहते हैं ना व्यापारी माइंडसेट, कि मेरा जहां चोखो फायदो होगो वहां मैं काम करूंगा, वरना बाहर में जाओ। इसलिए बाइडेन से मीटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर कौन सी मीटिंग दिखाई दे रही है हमारी प्रधानमंत्री की, जो एलन मस्क के साथ हो रही है, जो बड़े बड़े क्या नाम है एंटरप्रेन्योर्स के साथ हो रही है, उसके ऊपर सेपरेट डिस्कशन होगी। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो मोदी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अमेरिका की आदत हमेशा से ये रही है कि वो कैसे भी करके अपने फेवर में डिसीजन बनवाने के लिए मशहूर है, वो प्रेशर क्रिएट करने के लिए मशहूर है, वो प्रेशर पॉलिटिक्स को मानने वाला एक कंट्री है, वो इसलिए मशहूर है। इंडिया के मामले में ऐसा कर नहीं पा रहा, और खासकर जब तक ये सरकार है तब तक नहीं कर पा रहा, और इसीलिए उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बाकी आगे देखते हैं कि सिचुएशन कहां जाकर बैठती है, लेकिन अभी तक ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अमेरिका, या मोदी जी को हैंडल करने में या टैकल करने में अमेरिका को बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। अब आगे जो होगा वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।